अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कराची हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंडुनि जे हवाले सां। वाज़ रहे त इलेक्शन कमीशन पारां 15 जनवरी ते कराची हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंडूं कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। इन हवाले सां जिते जमात इस्लामी हामी आहे, पीपल्स पार्टी चई चुकी आहे, PTI विलिंग आहे, त उते MQM पाकिस्तान के तमामु घणा एतिराज़ आहिनि। MQM पाकिस्तान जो चवणु आहे त उन्हनि सां जेके वाइदा कया विया ऐं जेके मुआहिदा उन्हनि ते अमल न कयो वियो आहे। MQM पाकिस्तान इन हवाले सां मुसलसल एहतजाज करे रही आहे। कल MQM पाकिस्तान हैदराबाद प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो, अॼु इलेक्शन कमीशन जे अॻियां एहतजाज कयो। MQM पाकिस्तान जो चवणु आहे त हुननि खे वोटर लिस्टनि ऐं तकबंदियुनि वारनि मामलनि ते तमामु घणा तहफ़ुज़ात ऐं एतिराज़ आहिनि। जेकॾहिं हुननि जा तहफ़ुज़ात ख़तमु न कया विया त पोइ सूरत हाल ठीकु न थींदी। इन हवाले सां जेकॾहिं वसीम अख्तर जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त वसीम अख्तर जो चवणु हो त ख़्वाहिश सभिनी जी थी सघे थी, पर कराची में मेयर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु MQM पाकिस्तान जो ईंदो। वसीम अख्तर पारां चयो वियो त जेकॾहिं वाइदा पूरा न कया विया त इमरान ख़ान खे फ़ारिग़ कयो वियो, तव्हां बि थी सघो था। अॼु जेको इलेक्शन कमीशन जे अॻियां MQM पाकिस्तान पारां एहतजाज कयो वियो, मुज़ाहिरो कयो वियो, उन में ख़ालिद मक़बूल जो चवणु हो त असांखे वोटर लिस्टनि में बि अधु ॻणियो वियो आहे ऐं तकबंदियुनि वारे मामले में बि असांजी ॻणप खे घटि करण जी कोशिशि कई वई आहे। ख़ालिद मक़बूल जो चवणो त जेकॾहिं उन्हनि सां इंसाफ़ न थियो त पोइ हू शहर में अमन जी ज़मानत नथा ॾेई सघनि। ख़ालिद मक़बूल जो इहो बि चवणु हो त तव्हां पंहिंजा ॾींहं ॻणणु शुरू कयो, मुहाजिर क़ौम मुतहद थी चुकी आहे। यादि रहे त जॾहिं असां रोड ते ईंदा आहियूं त शहर जो मंज़र ई बदिलजी वेंदो आहे। ख़ालिद मक़बूल पारां वज़ीर आज़म खे वाज़े तौरु मुख़ातिब थींदे चयो वियो त हिकु ॿिनि ॾींहंनि में तव्हां फ़ैसिलो करे वठो, उन खां पोइ असां पंहिंजो फ़ैसिलो करण में आज़ादु हूंदासीं। तव्हां असांखे वाज़े ॿुधायो त असांजी ज़मानत ज़ब्त थी चुकी आहे त पोइ असां पंहिंजो फ़ैसिलो कयूं। ख़ालिद मक़बूल जो चवणु हो त असां तव्हांखे इहा वार्निंग ॾेई रहिया आहियूं, न त असां इन इतिहाद खां धार थी सघूं था ऐं असांखे सख़्तु फ़ैसिला करे सघूं था। हाणे हू कंहिं बि क़िस्म जो कंप्रोमाइज़ करण जे लाइ तयारु न आहिनि। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, उन तारीफ़ कराईंदी आहियां। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ अरसलान साहब असांखे जॉइन कयो आहे, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इकबाल साहब असां सां गॾु आहिनि, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PSP जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ उस्मान साहब असांखे जॉइन कयो आहे। उस्मान साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अरसलान साहब, ये जो सारा सिनारियो आप देख रहे हैं, आपको लगता क्या है? पहले तो मुझे बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जी। देखें, बल्दियाती इंतखाबात तो पहले भी काफ़ी दफ़ा डिले हो चुके हैं। मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत है कि ये होने चाहिए। और कोई भी सियासी वर्कर है वो बेसिकली इसी के लिए तैयारी करता है, मैदान अमल में आए। अब इसमें कोई भी बहाने, हीले बहाने जो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आवाम तो इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो सब कुछ समझती है, हर कोई आया हो चुका है, सारे बेनकाब हो चुके हैं, किसके चेहरे पे कौन छाप पड़े होते सारे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से होने चाहिए। हाँ, जो मारूजी हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर तो जिस तरह MQM ने कहा है कि हम फैसलों में आज़ाद हैं, मैं तो पहले ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि जो इतने फैसले इन्होंने अभी तक किए हैं और जिसका एक क्रेडिट लेते रहे, तो ये फिर आज़ाद नहीं थे, किसी और की शय पर करते रहे, तो फिर इनको सियासत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब खान साहब को इन्होंने डिच किया और वो सारी चीज़ें की, तो अब पूरी मुहाजिर कौम तो ये गिला तो वो कर रहे हैं कि खान साहब ने भी उनके मुतालबात नहीं सुने थे। नहीं, देखें, मुतालबात तो बेसिकली मैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब उस टाइम जब गवर्नमेंट हमारी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि 13% महंगाई आ गई है और हम जो है हम अपने लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, हम छोड़ने जा रहे हैं। तो आज 43 भी क्रॉस कर चुकी है। आज एक आई है कि अगर ये हालात इनकी ये नहीं संभालते हैं तो ये 53 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई हम फेस करने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। फिर दूसरी बात ये है कि जो इनके मुतालबात थे वो सारे तो इनके माने जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने पूरी एक फैक्ट शीट आपके सामने रखी है। सॉरी, गवर्नर इन्होंने मांगा, गवर्नर इनको मिल गया। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जो इन्होंने करवाने थे, आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने जो तैनाती करवानी थी, फिर KWSB के अंदर जो इनके पूरी फैमिलीज को वहाँ पे अकोमोडेट किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनके जो एडवाइज़र लगे, सारी चीज़ें लगे, पैसा भी दिया गया, वफाकी वज़रा भी इनके, गवर्नर भी इनको, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे ही इनके ऊपर हाथ आता है, कोई चीज़ होती है, ये कहते हैं मुहाजिर कौम मुत्तहिद होगी है। मुहाजिर कौम तो आज भी उधर की उधर ही बैठी हुई है। आप मुझे ये बताएं, मुहाजिर कौम का किसी ने क्या ख्याल रखा है? कोई, आप उर्दू स्पीकिंग की बात करते हैं ना, हम सारे उर्दू स्पीकिंग हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया? कोई ऐसे मेजर्स लिए हों कि जिसकी वजह से इनके लोगों, हाँ, एक चीज़ हुई है, जो भी इनके लीडरान हैं, ठीक है, वो कहते थे और मिलकर खाते हैं। उनके देखें बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई है, मिलकर खाते हैं। कल तक वो और मिलकर खाते का नारा लगाते थे, आज उसका अमली मुजाहरा कर रहे हैं।
تو بلدیات ہونا چاہیے. ہیلے بہانے جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ سارے ان کے سامنے ہو چکے ہیں, ان کو نظر آ چکا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, کورنگی کے اندر دیکھ لیں, ایم کیو ایم کہاں نظر آئی آپ کو؟ 13 جماعتیں انہیں 245 میں اکٹھی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی ضمانت بچائی ہے وہاں پر. یہ کس منہ سے, کس جماعت کی, کس اپنے لوگوں کی نمائندگی کے دعوے دار بنتے ہیں؟ ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا. لیکن معاملہ جو اقبال صاحب حلقہ بندیوں کے حوالے سے ووٹر لسٹ ہوں گے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاپولیشن کا جو ریشو رکھا گیا ہے بقول ایم کیو ایم کے, کہ کہیں پہ 70,000 دکھائی گئی ہے, کہیں پہ 15,000 کا ڈیفرنس رکھا گیا ہے, تو ان کو جو بیسیکلی جو مشکلات یا جو تحفظات ہیں وہ انہی معاملات پر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبین, آپ کو, اسلام بھائی کو, عثمان بھائی کو اور دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم. سبین, یہاں پہ جو موجودہ صورتحال ہے, پہلے 2 بار الیکشن ملتوی ہوئے اور سالڈ ریزن تھا, قدرتی آفات تھیں, ایک بارشیں ہوئیں جس کی پریڈکشن تھی اور وہ بارشیں ہوئیں بھی, بہت طوفانی بارشیں تھیں, بہت زیادہ بارشیں تھیں جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوا. اگر اس دن الیکشن ہو جاتا تو شاید لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل نہیں پاتے. اس کا خمیازہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر نشر کے تیر برسائے گئے, لوگوں نے تنقید کی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. چونکہ ہم حکومت تھے, ہم نے لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ بارشیں اگر ہوتی ہیں تو الیکشن کروانا ممکن نہیں رہے گا. ایک بار پھر ملتوی ہوئے تو سندھ میں خطرناک قسم کی سیلابی صورتحال تھی اور انتہائی درجے کا سیلاب سندھ میں تھا جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کیا گیا, حکومت سندھ پر تنقید کی گئی. لیکن اب چونکہ تیسری بار کورٹس کے حکم پر الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قانونی اور آئینی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سب الیکشن میں جائیں اور الیکشن کے بعد جو ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے, پھر الیکشن آئیں گے, پھر جنرل الیکشن بھی آئیں گے, پھر بلدیاتی الیکشن بھی آئیں گے. ہم نے تو ساری زندگی الیکشن دیکھے ہیں, کبھی 5 سال میں دیکھیں, کبھی 2.5 سال میں دیکھیں, کبھی 4 سال میں دیکھیں, کبھی 7 سال میں دیکھیں, کبھی 11 سال میں بھی دیکھیں. تو الیکشن تو آئے گا, لیکن چونکہ لاسٹ مومنٹ پر ڈیلیمیٹیشن کی بات کر میں سمجھتا ہوں تحفظات پہ انکار نہیں کروں گا. ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں یہ بہت پہلے ان کو اس ایکسرسائز کو دہرا لینا چاہیے تھا. جب بارش کے حوالے سے الیکشن ملتوی ہوئے تھے اس وقت بھی زور لگا لینا چاہیے تھا. ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ تجاویز جو ہیں وہ سرکاری افسران ضرور دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو, لیکن ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے, نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں فیڈرل میں ہم اور متحدہ قومی موومنٹ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے ساتھ اتحادی جماعت, اتحادی حکومت میں شامل ہے, اور جہاں پہ صوبائی سطح پر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے جو تحفظات تھے آصف علی زرداری صاحب نے ان کو دور کرنے کا وعدہ کیا تھا, اس میں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان ضامن تھے. کافی حد تک ان کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں. اب جب الیکشن کمیشن کی بات ہم کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کہتا ہے, کورٹس کہتی ہیں الیکشن کروائیں, تو یہ کہتے ہیں جناب حکومت سندھ کا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دے. تو ہم آئین اور قانون سے بالا تر تو نہیں ہو سکتے نا. اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں, چلے جی ڈیلیمیٹیشن کروا لیتے ہیں, لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی تیار ہے. پیپلز پارٹی رائے فرار نہ پہلے اختیار کرے گی. پہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کہیں ان کے تحفظات درست ہیں, میں ڈس ایگری نہیں کروں گا بالکل, لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% ان کے تحفظات درست ہیں. اگر ہم 15-20% جو جہاں پر, جیسے آج مصطفیٰ کمال صاحب نے اسپیچ میں کہا PS 99 کا حوالہ دیا, ٹھیک ہے, سالڈ دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو میں بات کی, ویلڈ بات ہے. اس طرح 1-2 پن پوائنٹ اور اگر ہم کریں تو بات درست ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ 100% غلط ہے تو شاید یہ ناجائز ہوگا. ٹھیک, 100% غلط نہیں ہے, تحفظات آپ کہتے ہیں کہ ان کے جائز ہیں, لیکن انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے. عثمان صاحب گفتگو آپ نے دونوں مہمانوں کی سنی, کیا کہیں گے آج جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے اور جس طرح کا دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا گیا ہے, اور ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ممکن ہو سکیں, جو ان کے تحفظات ہیں ان کو ختم کیے بغیر. PSP بھی آج ایم کیو ایم کے ساتھ تھی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم, اور آپ کو میرا سلام سبھی, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب ناظرین ان سب کو میرا سلام. سبھی دیکھیں ہم نے جو آج شرکت کی ہے ایز اے پاک سلمین پارٹی, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد پختونوں کی تھی, بہت بڑی تعداد سندھیوں کی بھی تھی, شہر کی بہت بڑی تعداد پنجابیوں کی بھی تھی,
बहुत बड़ी बात। 1,000 कमेटी की भी तमाम ही कौमों की तादाद, बड़ी तादाद में शिरकत की इसमें डायरेक्टर सभी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए बेसिकली आप एक के अंदर पानी भरें और चारों तरफ से सुराख करें, पार्टी के अंदर पानी रुकता नहीं है। इसी तरह स्ट्रैटेजी के साथ है और आपके सामने जिस तरह आपने बताया है कि एक हल्के में यूसी की मिसाल दे देता हूं। उस्मान साहब जरा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज जरा कम आ रही है और बीच बीच में से कट रही है जी। मैंने कहा मैं यूसी की मिसाल दे देता हूँ। कोई यूसी 70,000 80,000 वोटों पे है और कोई यूसी में 15,000 या 11,000 वोटों पे है। तो इस तरह की जो लाइन है वो जो है ना कुर्बानी के साथ ही शैतानी वसवसे की और इस तरह के हवालों को जन्म देती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से जिसने भी, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। और नाइंसाफी देखिए पाकिस्तान भर में किशोर सूबे के अंदर इस तरह नाइंसाफी नहीं हो रही। और इसमें तो कराची में रहने वाला कराची कौम का है ही, कराची तो तमाम जबानें बोलने वालों का है और पाक ज़मीन पार्टी तमाम जबानों की रहनुमाई करती है। उसी पे हमने तो तमाम जबानों की आवाज उठाई है। इस कराची के साथ नाइंसाफी होगी, इस कराची का महाजिर तो वो अफेक्टेड होगा, शायद बड़ी तादाद में रह रहा है वो भी अफेक्टेड होगा, मेरा सिंधी भाई भी अफेक्टेड होगा, मेरा पंजाबी भाई भी अफेक्टेड होगा, मेरा भाई भी अफेक्टेड होगा। आपने सेंट्रल सिस्टम जुर्म के साथ खड़े होकर आवाज उठाई है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ कराची की आवाम के लिए उठाई है। अपनी है ना अपनी खुददारी को हमने मारा है, तो इस शहर के लिए मारा है। पहले भी हमने सीटों को आवाम के लिए भाइयों से मिलवाने के लिए उस तरह आए थे। इस शहर में लासानियत के नाम पर जो कतूकात थी उसको बंद करने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी किसी का लासानी फसाद इस शहर के अंदर होने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा है और पाकिस्तान की बकार सलामती के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जहाँ पर इस शहर के साथ ज्यादती हो जो शायद पूरे पाकिस्तान को पाले, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज का एक पैमाना होता है और पैमाना लबरेज होने से पहले अगर उसकी हद तलफी कर दी जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। आज जितनी बड़ी तादाद आप देख रहे हैं, आज जिस तरह लोग शामिल हुए जोग दर जोग, तो ये कराची की आवाम की तरफ से एक बड़ा पैगाम इलेक्शन में कमीशन के पास भी जाता है और पाकिस्तान चलाने वालों के पास भी जाता है और मुल्क चलाने वालों के पास और जो सियासी जमातें सब हुकूमत में बैठी हुई हैं उनके पास भी जाता है। तो खुदाया कराची के बारे में सोचें, आपने कराची को कैसी जान समझ लिया जिससे दूध तो पूरा पाकिस्तान ले रहा है लेकिन बात डालने के लिए और उसको पिटारा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अगर आप कराची की आवाम का नहीं सोचेंगे तो कराची में पूरे इंतशार पैदा होगा और कई घने पैदा होंगे जो इंतशार की तरफ से। उस्मान साहब मुझे ये बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ात, उस्मान साहब जरा ये बताइए, पीएसपी को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन उसके बावजूद पीएसपी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एमक्यूएम ने भी ये कहा है कि वो बायकॉट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। देखिए आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कराची के साथ ज्यादती ना करें। अगर हम आपसे कुछ जेन्युइन बात ना कर रहे हो, हम आपसे बिल्कुल सबूत के साथ बात ना कर रहे हो, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तरफ कहीं पंजाब के लिए और कानून है, बलूचिस्तान के लिए और है और सिंध के लिए और है, या बलूचिस्तान में और कानून है और यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती की जाएगी, तो फिर तो ये तासुर जाएगा कि कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, आप उसके साथ सुतैली माँ वाला सलूक कर रहे हैं। तो फिर सुतैली माँ के सलूक में देखिए कुछ भी हो सकता है, हम उसके जामिन नहीं है। फिर लोग बदल होते हैं तो बदल होकर कुछ भी करें। खासतौर पर यहाँ पे इकबाल खान साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों से, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के हुक्मरानों से, जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनसे अपील करता हूँ ये इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है। अभी तो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन बढ़ती और पिछली दफा सुबह इस पे हाईकोर्ट एक फैसला भी दे चुकी है जो कराची की सेंसेस है गलत है और हल्का बतियां भी गलत है, उस पर फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ठीक। उस्मान साहब आप जहां बैठे हुए हैं वहां जरा अगर जगह चेंज करें तो दूसरे सवाल जब आपकी बारी आएगी तो उसमें आपकी आवाज जरा क्लियर आए। मैं आप लाइन पे ही रहिएगा। अरसलान साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात उनके जायज हैं, अगर कराची को ऑन नहीं किया गया तो फिर हालात किसी भी तरफ जा कराची को कौन ऑन करेगा? ये लोग ऑन करेंगे। रद्द कर चुकी है अवाम इनको शदीद अल्फाज में, शदीद हर फोरम के ऊपर इनको रद्द कर चुके हैं। देखिए इलेक्शन के अंदर इनको अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो गया था। फिर जब ज़िमनी इंतखाबात आए वहाँ पर सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। देखें इस शहर का पीस इतनी मुश्किल से रिस्टोर हुआ, ठीक है, चाहे उसके अंदर किसी का भी कंट्रीब्यूशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एज ए सियासी वर्कर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस शहर के अमन को निशाना बनाया जाए, ठीक है।
ان کے میں انفارچونیٹلی اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ان کو اور کچھ بھی نہیں آتا. سیاسی جو میدان عمل تھا، بیٹل فیلڈ، جو پولیٹیکل بیٹل فیلڈ تھی، اس کے اوپر یہ مسلسل ناکامی کو ان کا منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. دیکھیں اپروپریٹ فورمز ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سینسس کی. سینسس کا منسٹر کون ہے بتائیں نا؟ انہی کا منسٹر ہے نا. چاہے پی ایس پی ہے، چاہے ایم کیو ایم ہے، چاہے حقیقی ہے، چاہے وہ فاروق ستار صاحب کا 1.5 انچ کی جو مسجد ہے، ہیں تو سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے نا. ایکسکیوز مائی لینگویج. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی شہر کے امن کو نشانہ بنانے جائے گا تو ہمارے لہجے اور ہمارا کردار اور عمل ایسے ہی شو کرے گا. یہ سوری ٹو سے یہ کوئی اردو اسپیکنگ کی، کوئی مہاجر لوگوں کی اور کمیونٹی کی ریپریزنٹیشن ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ بڑا مدبرانہ ان چیزوں کو لے کے چلتے. کسی بھی جگہ منسٹر ان کا ہے، سینسس کے حوالے سے بالکل فیل ہوئے ہیں، تو یہ پھر گورنمنٹ کا حصہ کیوں بنتے ہیں اگر یہ کام نہیں کر سکتے؟ گورنرشپ کس کے لیے لی ہے؟ مہنگائی کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. پہلے ان کا میئر جو ہے وہ 4-5 سال جو ہے وہ روتا رہا اختیارات کا. ابھی جو ہے یہ اختیارات کا میرے خیال سے تو ان کی رونا تو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. میری مراد بالکل مہاجر کمیونٹی سے نہیں ہے. میں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو صرف اپنے سیاسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کے مہاجر کمیونٹی کو برباد کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. دوسری بات یہ ہے ای سی پی نے ان کو بڑا ایمپل ٹائم دیا کہ آپ آئیں، ڈیبیٹ کریں، آپ سارے مطالبات اپنے سامنے رکھیں. تو ای سی پی پہ الزام لگا رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کے سامنے کیسے تو جائیں اپروپریٹ فورم میں وہاں پر کریں. آپ کہہ رہے ہیں شہر کے امن کو نشانہ بنائیں گے، کوئی الیکشن لڑ نہیں سکتا. یہ دادا گیری بدماشی کے دن جو ہے ختم ہو چکے ہیں. عوام باشعور ہو چکی ہے. میرے خیال سے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر بھی. میں اسپیشل اس پروگرام کی توسط سے آرم فورسز سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جہاں پہ اس قسم کا کوئی بھی ایلیمنٹ نظر آئے آپ اس کو وہیں پہ ختم کریں، بیکاز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. عوام پہلے ہی ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے معاشی معاملات اتنے خراب ہو گئے، اس کے بعد جو ہے آپ یہ سارے معاملات بھی اگر آپ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، ان لوگوں کو پورا مینڈیٹ ملا 30-35 سال تک، یہی سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے یہی کرتے رہے نا سارا کام. کیا دیا انہوں نے مہاجر کمیونٹی کو؟ کیا دیا انہوں نے میرے جیسے پڑھے لکھے آدمی کو؟ کیا دیا ان لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اچھے خاصے ناموں کو بگاڑ کے کو کانا لولا لنگڑا اور اس طرح کر کے وہ ایک اس کی شناخت ختم کر دی. ہم ایک نفیس لوگ تھے، ہماری زبان اور ادب بیان وہ ساری چیزیں ایک الگ حیثیت تھی، وہ حیثیت ختم کر دی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو ہم کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. میں معذرت خواہ ہوں اس ایسے رویے کے اوپر. میں سیریسلی آئی ایم ڈیپلی کنسرن کہ اگر یہ کام ہونے چاہ رہا ہے اب آ کر اس دور کے اندر یہاں پہ نسلیں کی نسلیں مروا دی لوگوں نے ان لوگوں کے پیچھے. اب اگر وہ ان سے تھوڑا سا ڈیبیٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں ہم امن کو نشانہ بنائیں گے، آپ اپنے منسٹر سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ سیاسی لوگ ہیں نا، دیکھیں کوئی بھی سیاسی آدمی ہے وہ اپنے سب سے پہلے تو اپنے جو منسٹرز ہیں وہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، ان سے پوچھتا ہے. آپ ان سے پوچھیں نا ہر 3 مہینے 4 مہینے سال کچھ سالوں کے بعد یہ ہمیں کم کاؤنٹ کیا گیا. تو بھائی امین الحق میری پارٹی سے تو تعلق نہیں رکھتے نا. اگر میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہوتے تو میں تو ان کو سر عام پکڑتا، گلا پکڑتا ان کا. آپ اپنے وزراء کے سامنے تو بول نہیں سکتے. کبھی آپ رو رہے پیپلز پارٹی نے ہم سے وعدے کیے وہ وفا نہیں کیے، فیکٹ شیٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہم سے وعدے کیے، ہمارا پیمانہ لبریز ہو گیا. بھائی آپ کی سیاسی میں تو حیران ہوں کہ آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ، سیاسی بصیرت کیا کس کام کی ہے کہ اگر آپ اپنی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شہر کے امن کو نشانہ بناؤں گا. دوسری ایک اور چیز ہے، بچے کو پتا ہے کہ کراچی کا کنٹریبیوشن کیا ہے اکنامکلی. ٹھیک ہے، ہر حوالے سے آپ نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ ہمیشہ ہر گورنمنٹ کا، چاہے پروونشل لیول، آپ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر آپ کے فیڈرل لیول تک ہر سطح تک آپ جو ہے ڈیسیژن میکنگ کا حصہ رہے. آپ نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا، صرف فرد واحد کے لیے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آپ نے کام کیا. اور آج آپ کے جو پیمانے لبریز ہو رہے ہیں نا وہ صرف اس وجہ سے آپ کو سامنے اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. ٹھیک، آپ آئیں نا، آپ دیکھیں تو صحیح. ان کو میں کہتا ہوں ان سب کی ضمانتیں اگر ضبط نہیں ہوئی نا تو میں بھی ادھر آپ کے سامنے آ کر دوبارہ بیٹھوں گا. ٹھیک. اقبال صاحب گفتگو آپ نے سنی، عثمان صاحب نے جو تحفظات جو باتیں کی وہ بھی آپ نے سنی. اگر میں غلط ہوں تو عثمان صاحب مجھے کریکٹ کریں گے. آج وزیر میں شاید خالد مقبول یا مصطفیٰ کمال صاحب دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بلاول زرداری صاحب نے ایک بڑا منصوبہ بنا لیا بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے تو پھر ان کو کراچی کو اون کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی نہیں ہوگا. دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ
मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये गुफ्तगू की है मुस्तफ़ा साहब, जरदारी yes. साहब को मुखातिब करते हुए कि जनाब अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्लान कर चुके हैं तो आपको कराची के लोगों के साथ या कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो रवैया ठीक करना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये मुतनाज़ा सी बात है कि कराची का स्टेक होल्डर है कौन, अभी बल्दियाती इलेक्शन तो हुए नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, उसमें सबसे बड़ी जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पार्टी सामने आई वो तहरीक इंसाफ थी, दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पीएसपी को कोई नशिस्त नहीं मिली, एमकेएम ने मेरे ख्याल 13-14 से 3 पर आ गए और हम 3 से 13-14 पर चले गए। तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कराची के स्टेक होल्डर्स कौन है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात के एहतराम के साथ। अच्छा दूसरी बात सेंसस की बात, जैसे मेरे भाई अरसलान ने भी कही है कि सेंसस ग़ालिबन 2016-17 में हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ के साथ तकरीबन 3.25 साल इक़्तिदार में थी और अब मौजूदा गवर्नमेंट में भी मौजूद है। और इस सेंसस को अगर दुरुस्त करवाना था, एहतजाज कराना था, और अब बिल्कुल एंड टाइम पर आके जब बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं और इस बात को प्ली लेकर आप बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने की बात करते हैं या उससे फरार इख्तियार करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। 4-5 साल का अरसा बहुत होता है। आप फ्लोर पर इक़्तिदार में मौजूद थे, इस पर इम्प्लीमेंट करवाते, आपकी मर्जी उसमें शामिल थी। और जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब सुप्रीम कोर्ट में सेंसस को चैलेंज करने वाले इस मुल्क के पहले शख्स थे। तो इट मीन्स के पीपल्स पार्टी ने कराची के जो नंबर जिसको नहीं गिना गया, जितनी इनको तकलीफ है उतनी हमें भी है कि कराची सूबा सिंध का हिस्सा है। सूबा सिंध को जब कम नहीं गिना जाएगा तो एनएफसी अवार्ड के जरिए कि हमारे जो फवाइद हैं वो हमें मुकम्मल हासिल करने में नाकाम रहेंगे, और फिर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनकी तादाद भी कम हो जाएगी, क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी, सूबाई असम्बली की क्वांटिटी कम हो जाएगी, कौमी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बल्दियाती इलेक्शनों में नुमाइंदगी कम मिलेगी। तो ये नुकसान जितना इनका है उतना हमारा भी है। तो जब हमने इसको चैलेंज किया तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और जिक्र करना चाहिए था। चैलेंज हम कर रहे हैं, स्टेक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मांग रही है। उस्मान भाई बड़े अच्छे इंसान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू की मैं यहाँ मजम्मत करूंगा कि बमुश्किल 2016 के बाद इस शहर में हड़ताल नहीं हुई, बमुश्किल ये शहर बंद नहीं किया 1 घंटे के नोटिस पे। अगर आप फिर उस तरफ लेके जाना चाहते तो मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर क्या फिर शहर में शहीद होने के लिए तैयार हो जाए, फिर खून रेजी के लिए तैयार हो जाए। खुदा के लिए इन रवैयों को तब्दील करें, अपनी गुफ्तगू को संभाल कर बात करें। इन रवैयों से इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को पहले बहुत नुकसान हो चुका और 30-35 साल तक नुकसान होता। हम नहीं चाहते माजी में, हम नहीं चाहते कि जी आपका माजी क्या था, आप किन के साथ थे, अब क्या कुछ होता रहा यहाँ पे, हम उस पर बहस में नहीं जाते। लेकिन खुदारा जब ये आप लैंग्वेज यूज करेंगे, पहले आप महाजिर कौमी मूवमेंट थे, फिर आप मुत्तहदा बने, फिर आपने ये तासुर दिया कि इस जमात के अंदर सिंधियों की भी उतनी जगह है, पंजाबियों की भी उतनी जगह है, पख्तूनों की, बलोचों की, सबकी इसमें जो है जगह है। चले आपने साबित भी किया, कोई बात नहीं। फिर आज अपनी गुफ्तगू उठा लें, आज के स्टेज पर हर लीडर की गुफ्तगू उठाएं। उन्होंने लफ्ज महाजिर का ऐसा बेजा इस्तेमाल किया है, फिर नस्ल की परस्ती की तरफ इस कौम को लेके जाना चाहते हैं, नस्ली बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। खुदा की कसम ये शहर के साथ और इस सूबे के साथ वफादारी नहीं है। ये इनको सोचना पड़ेगा, ये इनको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या। पीएसपी ने कहा था कि पाक सरजमीन पार्टी मीन्स के पाकिस्तान की पार्टी को उन्होंने अपना नाम रखा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान माने पाकिस्तान की सियासत आप कर रहे हैं। फिर आपने महाजिर, जो लफ्ज महाजिर की पॉलिटिक्स थी, जो नस्ली बुनियाद की निशानदेही करती थी, उससे आप पीछे हटे थे। आप फिर वहीं आके खड़े हो गए 40 साल 35 साल के बाद। खुदा के लिए ये शहर इसका मुतमिल नहीं हो सकता। और अगर खालिद मकबूल साहब ने इस तरह की कोई गुफ्तगू की है तो मैंने सुनी नहीं है, आपके प्रोग्राम में मुझे पता लगा है, तो मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जी उस्मान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? और ये भी दावा किया गया मुस्तफा साहब की जानिब से कि वो जो है क्लीन स्वीप करेंगे अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो। जी मैं इकबाल साहब से पहले जो भाई बात कर रहे थे काबिल एहतराम, यही से बात। उस्मान साहब आपकी आवाज कट रही है, अगर जरा लाउडली बोलें और जगह चेंज करें, सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। जी नहीं उस्मान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। इकबाल वही से पहले जो बात कर रहे थे उनका ताल्लुक पीटीआई से था। जी जी अरसलान साहब पीटीआई से। जी अच्छा, या तो मैं अरसलान साहब को सच्चा मान लूं क्योंकि मैं इनके बंदा तो हूं नहीं, या फिर इनके लीडर इमरान खान को सच्चा मान लूं। अब आप बताएं इन दोनों में से मैं किसको सच्चा मानूं? खान साहब तो अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में कहते रहे कि भाई से नफीस लोग कोई नहीं है। खान साहब की बात को मैं तस्लीम करूं या इनकी बात को तस्लीम करूं?
पहले तो मैं ये कंफ्यूजन का शिकार हूँ कि इनके लीडर सच बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुस्तफ़ा कमाल साहब सच बोलते हैं तो वो तो रॉ का एजेंट मान रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। मैं आपकी बात मैंने सुनी बड़े नहीं मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा की तो भाई कराची में पहुंच जाता सिग्नल प्रॉब्लम 1100 रुपए पैकेज का ऐलान किया कराची के लिए, या 11 रुपए है कराची में। आप 162 रुपए का ऐलान किया गया, 162 रुपए में से 62 रुपए है कराची में नहीं है। सवाल है आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, बाद में बैठकर इमरान खान साहब ने क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी बन गई, सवाल की नहीं बनी। तो भाई मेरे खुदा के वास्ते कौन को बेवकूफ बनाना बंद करें। जहाँ तक इकबाल खान भाई ने बात की, देखिए भाई जब किसी बंदे को मजबूर कर देते हैं, उसके हाथ में फेंक देते हैं, तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, वो फिर आपको मारेगा, वो कुछ भी करेगा। आप कराची में सब लोगों को ये सुख तक मजबूर कर चुके हैं कि रात को घर पे जाओ तो बिजली नहीं होती, सुबह आओ तो आपके सामने गैस नहीं होती। इस सारे हालात सिनेरियो को जो कराची में फेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम हमें बर्बाद, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम गाड़ी का खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है गाड़ियों के। कराची बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। उस्मान साहब आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है बहुत। करेंगे जब आप जुल्म करेंगे, जब आप नाइंसाफी करेंगे, तो फिर ताकतें खड़ी होती हैं जो उसके खिलाफ जुल्म के खिलाफ। तो मेरे भाई ये पूरे का मसला है, बिल्कुल नहीं समझ कराची नहीं है, हमें कौन करते हैं जमानों का ये कराची है, तमाम पूरे मेरी पाकिस्तान है कराची। तो मेरी उस्मान साहब अगर आप जहां बैठे हैं अगर अपनी जगह चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, तो हो सकता है हम तक आपकी आवाज क्लियर आ सके। इशू आ रहा है सिग्नल्स में, मैं जगह 2-3 चेंज कर चुका हूँ। जी मैं अपनी टीम को कहूंगी कि दोबारा से जो है वो नंबर मिलाएं उस्मान साहब का, हो सकता है दोबारा हम सही राब्ता हो जाए, दोबारा से उस्मान साहब का नंबर डायल करें, हो सकता है फिर आवाज क्लियर आ सके। जी असलाम साहब क्या कहेंगे, मेयर अगर किसी भी पार्टी का होता है, वैसे तो हर पार्टी दावा करी कि उनका मेयर जो है वो कराची में आएगा, तो कितना पावरफुल होगा, उसके पास पावर्स कितने होंगे, इख्तियारात कितने होंगे कि कराची को ठीक कर सके। पहली चीज 2 पॉइंट्स है ना आपके उसमें, एक तो मेयर कौन होगा, हम दावा करते हैं कि हम होंगे, ठीक है, बिकॉज देखें इन्होंने बुरकस निकाल दिया, हाँ। पाकिस्तानी अवाम को बुरकस निकाल दिया है, चाहे मुआशी मामला आते हैं, चाहे समाजी मामला आते हैं, अवाम इनको वो लान तान कर रही है कि इनकी तो मैं तो देख ही नहीं, इनका फ्यूचर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेयर जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और कितने इख्तियारात, पाकिस्तान हाँ पहले सुन लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाहिद पार्टी है जिसने 241 सीट्स के ऊपर अपने नुमाइंदगान को खड़ा किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की जगह कोई खाली जगह नहीं छोड़ी। जहाँ तक देखें इख्तियारात की बात है, इख्तियारात में अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो कंजूसी से काम लेती है। पहले भी वो जैसे मैं उनको बता रहा था कि इनके मेयर को 4 साल तक रुलाया इन्होंने, ठीक है, ना उन्होंने सीट छोड़ी, ना उन्होंने इख्तियारात मांगे कभी इनसे। और आइन और दस्तूर बड़ा क्लियर है उसके हवाले से, आर्टिकल 140 ये कहता है कि आपने इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह तक करनी है, तो हम बैटल फील्ड लड़ेंगे जी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर इख्तियारात नहीं मिलते, जो भी चीज़ें हैं, बल्दियात के ऊपर जब बहस होनी थी, बल्दियाती जब मुसद्दा बना, एक्ट बना, जो सारी चीज़ें थी, हमें उसके ऊपर ड्यू टाइम नहीं दिया गया, और लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उसको वजह बनाकर ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। ये ज़रा एक दफ़ा एक बैटल फील्ड में आए तो लग पता जाएगा ये कहाँ खड़े हैं। हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम तो पहले भी 3-4 दफ़ा जब भी इन्होंने उससे रूगर्दानी करने की कोशिश की है तो हम इसके सामने खड़े हुए। तो मैं ये समझता हूँ आइन और दस्तूर जो है वो कंप्लीट है 1973 का, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स भी आती रही हैं, तो 140 के तहत जो भी ड्यू शेयर होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ जो भी उसके अंदर पावर्स दी गई हैं, और डेफिनेटली उसके लिए एक जंग लड़ी जाएगी। फिर मैं ये समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी और वन ऑफ द मेगा सिटीज़ इन द ग्लोब, इन द वर्ल्ड, कराची डिज़र्व करता है कि इसका मेयर पावरफुल हो। नीचे की सतह तक जब तक आप चीज़ें नहीं लेकर जाएंगे तब तक हालात ठीक नहीं हो सकता। अगर लोगों की फलाह बहबूद आपका मकसद है, देखें हम सियासी वर्कर हैं ना, मैं भी एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इकबाल भाई भी कर रहे हैं, उस्मान भाई भी कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो लोगों की फलाह बहबूद है।
आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, उसी के लिए आवाज़ उठानी है, उसी के लिए सही और कोशिश करनी है। जी अगर हम सीट पर बैठ जाएं और लोगों की फलाह बहबूद नहीं कर पाएँ तो इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये हब बन चुका है आपका। अब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, लोग यहाँ से इतने ज़्यादा फर्टाइल हो चुके हैं, डिसीजन मेकिंग इतनी आसान हो चुकी है, लोगों के अंदर इतना शऊर आ चुका है, अगर कोई भी पार्टी डिलीवर नहीं करती और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती तो वो उसके दिन गिने जा चुके हैं। गिने जा चुके हैं और आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो जी, बिल्कुल। देती है। उस्मान साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। उस्मान साहब, पहले जो मेरा सवाल था अगर उसका आप जवाब दें, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, पीएसपी की पोजीशन आप क्या देखते हैं, और अगर मेयर जिस भी पार्टी का मुंतखब होता है वो कितना पावरफुल होगा, क्योंकि जिस भी पार्टी का मेयर आता है वो बाद में इख्तियारात ना मिलने का रोना रोता रहता है। तो आपको तो पता है सबीन, आप अच्छी तरह जानती हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त तक निचली सतह पे 18A और 18B नहीं दी गई है। तमाम इख्तियारात इस वक्त वज़ीर आला सिंध के पास है, गटर लाइनों के इख्तियारात भी वज़ीर आला सिंध के पास है, कचरा उठाने के इख्तियारात भी वज़ीर आला सिंध के पास हैं, और आपके सामने एजुकेशन के तमाम फंड की तफसील भी वज़ीर आला सिंध के पास है, हेल्थ की भी आपकी तमाम तफसील जो फंड की है वो वज़ीर आला सिंध के पास है। तो 18A और 18B जब तक अमेंड नहीं होगी, निचली सतह तक इख्तियारात और पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची के अंदर कोई खुशहाली आएगी। जी इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। देखिए दो बातें यहाँ मैं समझता हूँ कि उस्मान भाई और अरसलान की बात को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अरसलान ने कहा कि जी इलेक्शन होने दें, इनको लग पता जाएगा, और सूरत हाल जो है हम इसमें कोई शक नहीं है, और पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनका मेयर, हाँ सभी इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन का जो ख़राब कंडीशन सूरत हाल है उसका जो है मुकाबला कराए, और उसका नुकसान जो है जो भी गवर्नमेंट होती है उसको होता है। उसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि पौने 4 साल में जो पीटीआई की कारगुजारी थी, पीटीआई ने जितने भी पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए सिवाय 1-2 के, मेरे ख्याल है कोई 16-17 हुए, 15 में शिकस्त हुई, तो गवर्नमेंट में थे ये। पाकिस्तान के लोग इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। अब जब पीटीआई की अदम एतमाद के बाद जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके बाद जो मईशत की जो सूरत हाल इनका सामना इनको करना पड़ा, जो पौने 4 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ, उसका मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी पार्टी को बचाने के लिए अभी नहीं निकले। हमें पता है पॉलिटिकली हमें लॉस हो रहा है, हमें पता है कि मौजूदा महंगाई की जो सूरत हाल है उसके जो डैमेजेस हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत में है वो फेस कर रही हैं। लेकिन क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, या मुल्क जो डैमेज हो रहा है उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? तो हम समझते हैं जो डैमेजेस हमें हो रहे हैं वो हमें काबिल कबूल है। मुल्क होगा, मुल्क की मईशत अच्छी होगी, मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी, तो हम ही इस मुल्क में सियासत करेंगे। अरसलान भी करेगा, पीटीआई भी करेगी, पीएसपी भी, एमकेएम, पीपल्स पार्टी, सब सियासत करेंगे। जब पहले हम इसको ठीक करेंगे तो सियासत कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे भाई ने अभी, उस्मान भाई ने कहा कि जनाब तमाम गटर के भी, लाइन के भी जो इख्तियारात हैं, शायद मैं समझता हूँ कि अभी जब एक इस परचम के साए तले सब एक हो गए हैं, तो इस परचम के साए तले जो एग्रीमेंट हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हुकूमत सिंध के साथ, उसको एक दफ़ा उस्मान भाई ज़रूर स्टडी करें। और क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इलेक्शन पे जो चॉकआउट किया था पीपल्स पार्टी के साथ उसको एग्री किया है, तो शायद अगर उनको उस्मान भाई को सारी रविदात जो है पता लग जाएगी कि गटर के इख्तियारात किसके पास हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर कौन होगा, जो है वाटर बोर्ड का जो चेयरमैन कौन होगा, ये सारी चीज़ें, पुलिस जो है वो किसके मातहत होगी, ये सारी चीज़ें जिस परचम के साए तले हम एक हुए हैं उस परचम से उस्मान भाई को सब पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह इशारा किया है, और मैं खुश हूँ इस बात पे कि कराची में जो नाराज़ भाई थे, जो धड़ों में तकसीम थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुशी की बात है। नाराज़गियाँ, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए आपस में, तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब जब ये एक हो गए, चाहे वो लंदन से पप्पी ला के एक हो जाए, चाहे वो जो है राह के एजेंट बना के एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब एक है, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं खुश हूँ इस बात पर, खुदारा मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि अल्लाह करे इसी तरह मुत्तहिद रहें और शहर कराची की खिदमत जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो करना चाहती हैं करें। इस वक्त शहर कराची में जितने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हो रहे हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती, इस बात को भी एडमिट करना पड़ेगा उस्मान भाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾिया इजाज़त। अल्लाह वाहिद।